हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हूँ आज, पर लेकिन आपके लिए वन शॉट वीडियो तो डालनी ही है। एग्जाम 2 या 3 दिन रह रहे हैं बस, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली आपका एफर्ट तो बनता ही है बेटा, समझ के। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए इस मौसम के अंदर, और जमकर खूब अच्छे से मेहनत कीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है। उसके बाद तो अच्छे मार्क्स होंगे आपके हाथ में, और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी करियर की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। पूरा देखिए बेटा, वेव ऑप्टिक्स आज हम पूरा एकदम खोल के पूरा सिखा देंगे आपको कि क्या होती है वेव ऑप्टिक्स, का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जॉइन अस बेटा, कम हियर, ओके। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स देखो। एक्चुअली लाइट जो होती है उसके अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं। लाइट के अंदर कौन कौन सा बेटा? वेव और रे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स हम कल कर चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम जनरली कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? देखो, सबसे पढ़ते हैं हम पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये सब किसको सपोर्ट करते हैं? लाइट के रे नेचर को, पार्टिकल नेचर को। और वेव ऑप्टिक्स, जब लाइट को हम क्या करते हैं? वेव कंसीडर करते हैं, एक वेव। देखो, हम हमारे कहने से कंसीडर नहीं होती है, एक्चुअली दोनों कैरेक्टर होते ही है लाइट के अंदर, वेव और पार्टिकल। तो लाइट बिहेव एज, समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज अ वो क्या? वेव, समझ के। क्लियर है बेटा? क्यों बाद में डी ब्रोगली ने बताया ना, ये डी ब्रोगली ने बताया, जस्टिफाई किया कि जो हर एक मूविंग पार्टिकल है उसके अंदर वेवलेंथ होती है, तो लैम्बडा उसकी वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? एच अपॉन एम वी के। क्लियर है बेटा? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का देखें, देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ क्या दिखाई देगी? वेव दिखाई देगी। जस्ट लाइक एक रिबन है ना, ऐसे ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम लोकेट नहीं कर सकते उसकी पोजीशन को, इतना फास्ट मूव कर रहे हो, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी पे तो बेस्ड है कि हम पोजीशन ही नहीं बता सकते। क्लियर है बेटा? ओके। तो अब आते हैं हम वेव कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और उससे पहले देखो, ये हटाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। अब आता है हमारे पास सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट होता है क्या है? देखो, समझने की कोशिश करो। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। तो एक पॉइंट सोर्स लो, मान लो एक छोटा सा सोर्स है, तो लाइट कैसे स्प्रेड होती है? लाइट स्प्रेड होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, हर जगह डायरेक्शन में वेव जा रही है, ठीक है। तो जब ये वेव जाएगी, यानी एनर्जी जाएगी, स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी, तो जितने भी पार्टिकल्स है इस मीडियम के, दे गेट एनर्जी। तो एनर्जी होगी तो इसका मतलब दे गेट एक्साइटेड। और ये क्या करते हैं? पार्टिकल्स क्या करते हैं? पार्टिकल्स क्या होगा? जब एनर्जी मिलेगी उनको तो आगे उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर आगे ट्रांसफर करेंगे और वापस वहीं पे लौट जाएंगे, है ना। जैसे कि साउंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि साउंड क्या करता है? पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, फिर अगले वाले को देते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? लाइट फोटोन से बनी है बेटा, है ना। या एनर्जी, हम यहाँ फोटोन डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज पार्टिकल नहीं चल जाएगा। तो एनर्जी है ये एनर्जी जब अगले वाले पार्टिकल में होगी तो फिर वो अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा, वो अगले वाले को। सो पार्टिकल दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। जब वो अगले वाले को ट्रांसफर कर देंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे लौट आएगी। तो पार्टिकल्स, जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स है, दे आर वाइब्रेटिंग इन अ फिक्स रीजन। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ये इस तरफ भी आएंगे, ये पीछे की तरफ भी आएंगे। तो अगर हम बात करें एक स्फीयर में, छोटा सा एक पॉइंट सोर्स है, तो उसकी जो लाइट है वो कैसे स्प्रेड होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब एक गोला, है ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्लियर है? तो जिस जगह, जिस लोकस में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो एक पॉइंट सोर्स के लिए अगर वेव फ्रंट की डेफिनेशन देखें, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव फ्रंट इज अ कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। और क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं? वो इसलिए वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि क्या कर रहे हैं? वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स। ओके, जो लाइट है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, समझ के। तो ये इस लोकस को, इसको ही क्या बोलते हैं हम? वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ पे एक मान लो पॉइंट सोर्स है, अगर वेव फ्रंट बनाऊं मैं सबके लिए, अब धीरे धीरे सबके वेव फ्रंट डिस्कस करते हैं। देखो ये पॉइंट सोर्स है और इसके ये एनर्जी ऐसे, इसकी जो वेव है एनर्जी ऐसे फैल रही है ना। तो इसके
ये ऐसा नहीं है कि ये प्लेन में, ये तो 2D है ना, यहाँ मैं 3D कैसे बताऊं, ये आपकी तरफ भी है, ये पीछे की तरफ भी है ना, एक स्फीयर बन रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस, इसको वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वेव फ्रंट। ये अगला वेव फ्रंट, ये अगला वेव फ्रंट, समझ के? तो एक पॉइंट सोर्स के लिए, अगर पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट क्या होता है हमारा? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम एक लीनियर सोर्स है। अगर लाइट लीनियरली जा रही है, तो लीनियरली जा रही है तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? हर एक पॉइंट पे इस तरीके से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा, हर जगह लाइट ऐसे फैलेगी। तो इसको अगर हम टच करें, इसको हम अगर मिलाएं, तो ये देखो लाइट कैसी होगी? लीनियर सोर्स के लिए ये कैसी शेप बन गई? ये होगी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। तो लीनियर सोर्स के लिए जो लाइट वेव फ्रंट होगी क्या होगी? वो लीनियर सोर्स के लिए क्या होगी? सिलेंड्रिकल होगी। आप देखिए ना, टॉर्च की लाइट कैसे फैलती हुई नजर आती है? टॉर्च की लाइट ऐसे चलती है ना? टॉर्च की लाइट ऐसे क्यों चलती है? क्योंकि जो सारे पार्टिकल्स है वो इस जहां जहां पार्टिकल जा रही है, जहां जहां लाइट जा रही है, वहां वहां क्या हो रहा है? मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है और दे आर वाइब्रेटिंग इन दिस फेज, समझ के? सो इसलिए कैसी स्फेरिकल सिमेट्रिक जा रही है, तो उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। अच्छा, अगर लाइट हमारे पास बहुत दूर से आ रहा है, लाइट सोर्स अगर हमारे पास बहुत दूर से आ रहा है, जैसे मान लो इनफाइनाइट सोर्स से आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स है, तो लाइट ऐसे आ रही है हमारे पास, तो इसके वेव फ्रंट क्या होंगे बेटा? इसके होंगे हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन वेव फ्रंट। तो इनफाइनाइट सोर्स के लिए, इनफाइनाइट सोर्स के लिए कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ठीक, 3 हो गए। अच्छा, अगर हम बात करें एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पे मान लो ये पैरेलल रेज पड़ रही है, तो पैरेलल रेज, यहां तो वेव फ्रंट कैसा है हमारे पास? ये पैरेलल है, ठीक है, और जब ये, क्योंकि लाइट क्या होती है इसमें? कन्वर्ज होती है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है ना एक पॉइंट पे, क्लियर है बेटा? तो कन्वर्ज हो रही है, तो ये वेव फ्रंट इसके ऐसे बनेंगे। अच्छा, अगर कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कनकेव मिरर में क्या होता है? यहां तो प्लेन बनेंगे, यहाँ वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन, लेकिन यहां से फैल जाएगी लाइट, यहाँ पे क्या हो जाती है? कनकेव जो मिरर, मैंने मिरर बोला, लेंस है बेटा, लेंस। अगर कनकेव लेंस है तो क्या हो जाएगा? ये स्प्रेड हो रही है, तो ये कैसा होगा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। कैसा होगा बेटा? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्लियर है बेटा? तो आई होप ये सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा वेव फ्रंट बनेगा। तो अगर डाइवर्ज हो रही है लाइट, तो इसको डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बोलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब हेजन्स प्रिंसिपल क्या होता है? तो हेजन प्रिंसिपल ने क्या बताया बेटा कि एक्चुअली में लाइट कैसे आगे बढ़ती है, कैसे प्रोसीड होती है ना, मतलब वेव थ्योरी के बेसिस पे। यहाँ पे तो हम लाइट को रे माने, तो रे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके, और चलती जाती है आगे की तरफ, लेकिन वेव से कैसे बताएंगे कि आगे एक्चुअली में लाइट कैसे एनर्जी ट्रांसफर करती हुई जाती है? तो मान लो एक सोर्स है हमारे पास, ये एस सोर्स है, ठीक है, तो लाइट देखो, लाइट ऐसे आगे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो जितने भी पार्टिकल है, अब मान लो यहां पे कहीं वेव फ्रंट बन रहा है हमारे पास, ठीक है, वैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां मान लो, यहां हमारे पास क्या है? ये पहला वेव फ्रंट बना है, समझ के, इस पे परपेंडिकुलर टू द वेव, ठीक है। सो अब इसमें हर एक पॉइंट सोर्स क्या होगा? हर एक पॉइंट सोर्स क्या होगा? एक फ्रेश सोर्स होगा। वो क्या होगा? उसकी लाइट कैसे स्प्रेड हो रही होगी? स्फेरिकली, यहां भी, यहां भी, यहां भी स्फेरिकली होगी। इनको वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? वेवलेट्स, ठीक है, ये वेवलेट्स है हमारे पास, ठीक है, ये वेवलेट्स है हमारे पास, ठीक है, ये वेवलेट्स है। हर एक पॉइंट पे लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही होगी, है ना, तो इसको टेंजेंशियली टच कराओ, ठीक है, तो ये जो बन रहा है, ये क्या होगा? ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट,
क्लियर है बेटा? ऐसे ही क्या होगा, जब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा तो अगला क्या होगा, फिर इस पे भी सारे सोर्स क्या होंगे, ऐसे ही बनेंगे। हर एक पॉइंट पे एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा ये, वहां भी लाइट ऐसे स्प्रेड होगी। ओके, वेवलेट्स की फॉर्म में, यहाँ वेवलेट्स की फॉर्म में, यहाँ वेवलेट्स की फॉर्म में। क्लियर है? अब इसको भी टच कराओ, ठीक है, ऐसे इसको भी टच कराओ तो अगला वेव फ्रंट तैयार, फिर अगला वेव फ्रंट तैयार, फिर अगला वेव फ्रंट तैयार। तो लाइट इस तरीके से आगे प्रोसीड होती रहती है, लाइट ऐसे आगे बढ़ती है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, एनर्जी देती हुई। समझ के? ओके, तो क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन वेव फ्रंट, है ना, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का। एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। तो हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एक नए डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस, ये वेवलेट्स कैसे ट्रेवल करती है आगे? स्पीड ऑफ लाइट। भाई लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी ना। ठीक है, तो नेक्स्ट, एज सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, इन सरफेस को जो टच कर रही है, ये वाली जो सरफेस है ना, टेंजेंशियली तो टच कर रही है ये। भाई टेंजेंशियली क्या होता है? ये है ना, टेंजेंशियली टचिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव द न्यू वेव फ्रंट, वो एक नया वेव फ्रंट जन्म देती है जिसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ के? तो ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बनते हैं, कभी भी पीछे की तरफ नहीं बनते। अगर ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट आगे बनते जाएंगे, इसलिए लाइट कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती, लाइट हमेशा सोर्स से निकल के बाहर की तरफ ही भागती है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा हेजल्स प्रिंसिपल है। अब रिफ्रैक्शन ऑन द ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब जिस तरीके से हमने रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रे थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर लिया, तो क्या हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। मान लो यहां हमारे पास क्या है बेटा, एक रिफ्रैक्शन कर रहे हैं ना, हाँ रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, तो मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है, समझ के, जहां दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहां मान लो ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम बेटा? डेंसर मीडियम है। ओके, अब यहां से कोई मान लो इस तरीके से एक वेव यहां आई, एक यहां पे पैरेलल। जब पैरेलल आएंगे तो बेटा सुनो, तो इसमें क्या बनेंगे? वेव फ्रंट कैसा होगा ये बताओ मुझे, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? पैरेलल है ना, प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा बेटा जी? प्लेन वेव फ्रंट। ये रहा देखो, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अच्छा, जहां पे लाइट टकरा रही है, ठीक है, वहां क्या बनेगा हमारे पास? वहां बनेगा नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां हो गया, एक नॉर्मल यहां हो गया, एक नॉर्मल यहां हो गया। ठीक है बेटा, समझ के? तो एक नॉर्मल यहां हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, एयर है ना ये, तो म्यू1 ये एयर है, और ये मान लो म्यू2 है, इसको म्यू बोल देता हूं। ठीक है, ये कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है बेटा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम है ये, या एयर है, वहां तो ऑलमोस्ट सी होती है, और यहाँ कितनी हो गई? वी हो गई। ठीक है, एयर और वैक्यूम। ठीक है बेटा, ओके। यहां नॉर्मल है तो ये एंगल कितना होगा? इंसिडेंट एंगल। ये भी आई होगा और ये भी आई होगा बेटा, समझ के? अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से अब लाइट कैसे जाएगी? देखो आगे, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट कैसे जाएगी? कुछ इस तरीके से टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी, है ना बेटा? और कर लेते हैं इधर, ऐसे यहां पे भी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, और यहां पे भी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब ये पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये पैरेलल लाइट जा रही है, तो इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? अब पैरेलल लाइट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे बनते हैं बेटा? वो बनते हैं हमारे पास अगेन प्लेन वेव फ्रंट। ये बनेगा, यहां पे भी बना सकते हैं, जैसे ये डॉट ले लो, यस ये लिखो, और यहां पे ले लो। इस तरीके से ऊपर ऐसे नीचे बना लिया मैंने, समझ के बेटा? क्लियर? ओके, अब देखो यहां पे एंगल देख लो जरा, ये एंगल क्या होगा? एंगल में चलो इससे भी, ये आई है तो ये क्या हो गया? आर। ये एंगल कितना हो गया? आर। क्लियर है बेटा? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, ये वाला आई है, याद रखना बेटा, ये वाला जो एंगल अगर आई है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल हमेशा जितना वेव फ्रंट का, देखो वेव नॉर्मल का इस लाइट के साथ एंगल कितना आई है, वही एंगल क्या होगा इस वेव फ्रंट के साथ? किसका होगा?
इस सरफेस का होगा, यानी ये आई होगा, ये याद रखना। ऐसे ही ये एंगल कितना है बेटा, आर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ये भी आर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये जो लाइट जा रही है इस मीडियम में, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा हमारे पास, आर होगा। ठीक, इसको हम बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को ए, और इस पॉइंट को बोल देता हूं ए डैश, है ना। ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। क्लियर है बेटा। अब हमें वेरीफाई करना है, देखो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। अगर मैं किसी तरीके से इस वेव का ये जो वेव फ्रंट बनाए हमने, वेव थ्योरी से स्नेल्स लॉ ले आऊं, तो इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा कि हम वेव फ्रंट की मदद से भी हम स्नेल्स लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाइट, इसका मतलब लाइट पार्टी रे ही नहीं, लाइट एक वेव की तरह भी है। ठीक है, ओके, तो करते हैं इसको। देखो इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले लो ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या होगा, ये नॉर्मल है इस पे, ये वेव फ्रंट देखो, ये इस लाइट पे ये नॉर्मल होता है। वेव फ्रंट तो हमेशा लाइट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया, आई। तो साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन आई होगा बेटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन, देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाली चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी ए डैश अपॉन में ए ए डैश। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए, अब ऐसे ट्राइंगल ले लो, ए ए डैश बी डैश। ठीक है, ऐसे लिखो ए बी डैश ए डैश। साइन आर, इसमें साइन आर देख लो, है ना। साइन आर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज ही हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ए डैश। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2। क्लियर है, ओके। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, साइन आई की वैल्यू बी ए डैश अपॉन में ए ए डैश अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी डैश अपॉन क्या आ जाएगा, ए ए डैश। ए डैश ए ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अच्छा बी ए डैश कितना बच्चा मेरे, बी ए डैश ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, वेव फ्रंट से सरफेस की डिस्टेंस, तो स्पीड c इंटू टाइम मान लो t। ठीक है, अब ऐसे सरफेस से वेव फ्रंट की डिस्टेंस निकालो। ये क्या है बेटा, सुनो, ए बी डैश क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाँ ए बी डैश क्या होगा, देखो ये है वेव फ्रंट से सरफेस की डिस्टेंस, ऐसे सरफेस से फर्स्ट वेव फ्रंट की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी डैश। इसमें मीडियम, वो भी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। ए बी डैश क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये भी स्पीड इंटू, बट यहाँ स्पीड कितनी है हमारे पास v, और ये टाइम कितना है t है, तो टाइम c बाई वी आ जाएगा। और c बाई वी क्या होता है, c बाई वी तो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बेटा जी। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, म्यू के इक्वल आ गया। समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेरीफाई कर दिया हमने स्नेल्स लॉ, तो इसका मतलब क्या होगा, यस हम वेव के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास, यस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लिया, अब रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए अगेन क्या करो, एक सरफेस बना लो। ठीक है, अब यहां से कोई लाइट हमारे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, मान लो ये लाइट हमारे पास यहां से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इधर बना लो, हाँ ठीक है ऐसे, और एक लाइट इधर आ रही है, ठीक है, मैं इसको बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। तो ये एक मिरर है, इससे लाइट टकरा के अब जाएगी, देखो यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, मैं उसको किसी और कलर से डिनोट कर देता हूं, देखो यहां से अब ये लाइट ऐसे जा रही है, सॉरी ये लाइट ऐसे जा रही है, यहां से ये लाइट ऐसे जा रही है, और ऐसे ये लाइट इधर जा रही है। क्लियर है बेटा, ओके। अच्छा इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो अगेन, इस पे नॉर्मल क्या करोगे, देखो नॉर्मल मतलब वेव फ्रंट है इसके,
तो इसका वेव फ्रंट ये होगा, इसका वेव फ्रंट क्या होगा, ये होगा। क्लियर है बेटा, है ना? हाँ ठीक है, ओके। ऐसे ही जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास, उसके भी वेव फ्रंट ड्रॉ कर लो, तो क्या होगा, ये वेव फ्रंट हो गया इसका, ओके। और दूसरा वेव फ्रंट उसको भी ड्रॉ कर लो। पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करो इसके, तो नॉर्मल कैसे हो जाएंगे हमारे पास, देखो एक वेव फ्रंट वहां आ गया, ठीक है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे भी कर लो, ये है पैरेलल, इसके पैरेलल है ना, इसके भी पैरेलल एक वेव फ्रंट हो लो, हाँ ठीक है। तो ये वेव फ्रंट हो गया हमारे पास। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, देखो बस वेव फ्रंट बनाने, आती हुई रेज, आती हुई जो लाइट है उसके, और जो जा रही लाइट उसके, ठीक है, ओके, है ना। मैं कई बार रेज बोल देता हूँ, वो वेव मानना है आपको, ठीक है। वो फ्लो में कई बार रेव भूल जाता है, लेकिन है वेव कंसीडर करना है आपको, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल को मैं किसी और एंगल से, किसी और कलर से कर देता हूँ। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ नॉर्मल हो गया, यहाँ नॉर्मल हो गया, और एक यहाँ लास्ट में बस दो ही बहुत है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये हो गया आई, ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया आर। सेम एज, देखो ये एंगल कितना हो गया आई, और ये एंगल क्या होगा आर। भाई यही तो होता है हमारे पास, ये ध्यान है, ये आई होता है और ये क्या होता है आर, नॉर्मल के साथ, यही है, ठीक है, ओके। अच्छा इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं जरा, जो लाइट है हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूं ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये ए डैश हो गया, और ये क्या हो गया बी डैश हो गया। समझ गए बेटा, ओके। अब देखिए जरा, ओके। अच्छा ये ध्यान रखना, देखो जिस तरीके से मैंने बताया था, इंसिडेंट जो लाइट है ना, उसके साथ एंगल आई है, वही एंगल क्या होगा, वेव फ्रंट का एंगल साथ एंगल होगा, ये कितना होगा हमारे पास आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आई है, तो देखो यहाँ पे ये कितना है, ये आर है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, नॉर्मल के साथ ये एंगल है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आर है, तो वही एंगल क्या होगा, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट, उसके साथ भी एंगल कितना होगा, ये आर होगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, बस ठीक है, ओके। अब इसको करते हैं आगे बेटा, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम बी ए डैश निकाल लेते हैं। पहले तो बी ए डैश निकाल लो। बी ए डैश क्या होगा, डिस्टेंस है बेटा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड वैक्यूम है, ये दूसरे मीडियम में तो एंटर नहीं कर रही, तो स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। सिमिलरली देखो बी ए डैश क्या है, मतलब वेव फ्रंट से सरफेस की डिस्टेंस, ऐसे सरफेस से वेव फ्रंट की डिस्टेंस निकाल लो, यानी ए बी डैश। ए बी डैश कितना हो जाएगा, वो भी सी इंटू टाइम हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए डैश किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी डैश के इक्वल है, वो किसका है, स्पीड इंटू टाइम। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अगर हम देखें इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी ए डैश एंड कौन सा, ए बी डैश ए डैश, इसमें देखो दोनों में ऑल हैव ए ए डैश, साइड इज कॉमन, साइड इज कॉमन। देखो यानी ये जो दो ट्राइंगल है हमारे पास, अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, कौन सा ए, देखो यहां से ये वाला, देखो ये वाला ट्राइंगल, आप डायग्राम पहले बना लेना इसको, क्योंकि अब मैं समझाने के लिए थोड़ा बिगड़ जाएगा ये। यहां से ये वाली जो है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे बेटा जी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला। इन दोनों में देखो बेस कॉमन है, देखो एक तो ऐसा ट्राइंगल है, और एक ये है ट्राइंगल। एक बेस पे बनने वाले एंगल्स, एक बेस पे बनने वाले, देखो एक ये है हमारे पास, ये वाली साइड तो कॉमन है, और हमें ये वाली साइड भी पता चल गई, ये दोनों भी क्या है हमारे, सेम है। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स, अगर साइड एंगल साइड रूल देखे, कौन सा साइड एंगल साइड, कौन सा बेटा जी, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग दो साइड इक्वल होगी, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, सेम होगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर के। समझ के, क्लियर है। एंगल आई किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल आर, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल आर, विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। अगर हम प्रूव कर दें आई इक्वल टू आर है, तो मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्शन लॉ प्रूव कर दिया। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो गया? हाँ, बस यही तो है बेटा, हमें बस वहां पे स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है और यहाँ I इक्वल टू आर वेरीफाई करना है, यही तो होता है रिफ्लेक्शन लॉ। क्लियर है बेटा? ओके, चलो आगे चलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? देखो, ऐसे सोर्स जो क्या करते हैं, जिस सोर्सेस से, मान लो ये S1 है और S2 है, इन दोनों सोर्सेस से सेम वेवलेंथ, कैसी बेटा? सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की लाइट एमिट करें। सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है? इसको पूरा ही कर देता हूं। इफ टू लाइट सोर्सेस emit same wavelength and emit light of same wavelength, same frequency and same or constant phase difference, then the sources are known as coherent sources, तो ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको? कोहेरेंट सोर्सेस। समझ के? तो इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। अरे भाग चल, दो सोर्स को भी कोहेरेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब कभी भी दो सोर्सेस के अंदर एक जैसी लाइट एमिट नहीं हो सकती। अगर आपके पास फोन है, वही फोन मेरे पास है, तो उन दोनों की एफिशिएंसी, वर्किंग प्रोसेस एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। जिस तरीके से दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, हाँ सिमिलर हो सकते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। तो कोहेरेंट सोर्सेस फिर बनाई कैसे, है ना? ये चीज ध्यान रखना बेटा। इस चीज को जो मैंने क्या बोला है कि नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर कोहेरेंट इन नेचर, ठीक है? अच्छा, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या? देखो, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मान लो यहां पे, ये देखो यहां पे, ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्या हो गया हमारे पास? दो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तीन फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास एक और लाइट सोर्स है, उसमें से भी ऐसी, बिल्कुल ऐसी वेव निकल रही है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? सेम वेवलेंथ होगी, यहां से यहां तक इसको वेवलेंथ बोलेंगे, यहां से यहां तक वेवलेंथ दोनों की सेम होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, उसमें भी नंबर ऑफ पर सेकेंड साइकिल सेम रहे, और सेम फेज, अभी फेज डिफरेंस कितना है? 0 है, क्यों? ये भी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ये भी यहां से। अच्छा, हो सकता है अगली वाली वेव, मान लो ये यहां की बजाय यहां से स्टार्ट हो, तो फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 90 का, क्योंकि ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, प्लस 90 का हो गया। या नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो फेज डिफरेंस फिर इतना ही रहे हर बार 90, ऐसा नहीं हो चेंज हो जाए, है ना? फेज डिफरेंस एग्री, मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन क्या हो, फिर वो जब तक वेव चले हो, फेज डिफरेंस इसके और इसके बीच में सेम रहना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको? कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है? क्लियर है बेटा? और याद रखना, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, तो मोनो मतलब सिंगल कलर की लाइट एमिट कर। ऐसा नहीं कि व्हाइट से नहीं, या तो रेड से करो, या वॉयलेट से करो, या वॉयलेट तो खैर डार्क कलर है, या येलो से करो, या ग्रीन से करो, ब्लू से करो, तो कलर सेम होना चाहिए दोनों लाइट का, ठीक है? तो अब कैसे करें कोहेरेंट सोर्सेस, हम कैसे बनाए? देखो, ये तो कंफ्यूजन हो गई। अब कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए? इसके लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, हम उसको करेंगे अभी, ठीक है? तो पहले पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट को हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, ठीक है? मान लो एक सोर्स ये है, एक लाइट ये है और एक लाइट ये है, इन दोनों का सेम वेवलेंथ, क्या सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और फेज डिफरेंस सेम, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करें, मतलब मिलाए इनको,
तो नई वेव का जन्म होगा। समझ गए? क्लियर है बेटा? अब नई वेव किसके इक्वल होगी? उसका वो जो सम होगा वो इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। जो भी नई वेव बनेगी वो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड होगी। जैसे मान लो एग्जांपल, अगर आप क्रस्ट को मान लो क्रस्ट के ऊपर सुपर इंपोज कराओ, सुपर इंपोज कराने का मतलब है मिलाना। अगर आप इस वेव को इसके ऊपर मिलाओगे तो बनने वाली रिजल्टेंट वेव क्या होगी? देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, y1 तो y2, तो नई वेव क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2, मतलब बड़ी बनेगी नई वेव। समझ के? क्लियर है बेटा? ऐसे ही अगर ट्रफ को और ट्रफ के ऊपर सुपर इंपोज कराओ, ये y1 है, ये y2 है, तो दोनों नेगेटिव है, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस y1 माइनस y2, यानी नीचे की तरफ बनेगा, बड़ी वेव बनेगी। समझ के? ऐसे ही अगर मान लो क्रस्ट को एक ट्रफ के ऊपर, ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? ट्रफ, इसके ऊपर सुपर इंपोज कराओ, ये तो y1 हो गया, ये नीचे की डायरेक्शन है, तो नया वेव क्या बनेगी बेटा? नई वेव छोटी बनेगी। क्यों? y इक्वल टू क्या है? y1, दोनों का डिफरेंस, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड की है तो ये तो जीरो हो जाती, और जब जीरो हो जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो गया, राइट, खत्म। डार्क बैंड, डार्क बैंड तभी बनता है जब एक क्रस्ट और ट्रफ को सुपर इंपोज कराओगे, मतलब लाइट ही नहीं है वहां पे। समझ के? और ब्राइट लाइट, हमें लाइट, ब्राइट लाइट का मतलब लाइट हमें नजर आएगी। लाइट हमें कब नजर आएगी बेटा? जब क्या करेंगे हम? एक क्रस्ट को क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ को ट्रफ के ऊपर सुपर इंपोज कराएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, तो यंग्स ने कैसे करा इस एक्सपेरिमेंट को? उसने क्या करा, देखो हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो बड़ा शातिर दिमाग था वो। उसने क्या करा, एक सोर्स लिया, सिंगल सोर्स, है ना, तो उसने क्या करा, एक स्लिट ले ली, और इस स्लिट के सामने इसने, इसको आइडिया आया, उसने क्या करा कि एक सोर्स ले लिया और सोर्स के सामने दो स्लिट लगाए, दो छेद कर दिए उसने छोटे छोटे से। अब उससे क्या होगा, ये सोर्स मान लो ये S1 हो गया और ये S2, ठीक है। अब जो लाइट इससे निकल रही है ये हो गया क्रस्ट, मान लो, ठीक है। इसमें जो मैं ये लिख रहा हूं ये क्रस्ट हो गया, जो डॉट लिख रहा हूं मैं वो ट्रफ हो गया। क्रस्ट, ट्रफ, जैसे पानी की वेव नहीं चलती है ऊपर नीचे, जो ऊपर चलती है क्रस्ट, जो नीचे जा रही हो ट्रफ, वो सेम ऐसे ही, ठीक है। क्रस्ट ऊपर से देखने पे, ठीक है, तो ये क्रस्ट, ओह दो क्रस्ट हो गए, ये ट्रफ बनाओ। यही लाइट सोर्स इसी पैटर्न में आगे इसमें से निकलेगी, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ड्रॉ मत बनाओ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ऐसे इसमें से क्रस्ट, ट्रफ। अब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, काट रही है ना, काट रही है मतलब सुपर इंपोज हो रही है, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ठीक है, ट्रफ। एक आध गलती से ऐसा हो जाए ना दो बार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है, ट्रफ, ठीक है बेटा। अच्छा, यानी ये दो लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही है और इंटरफेरेंस कर रही है, मतलब एक जाल बना रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रही है। तो जहां जहां क्रस्ट, मैंने बताया था बेटा, जहां क्रस्ट सुपर इंपोज होगा, क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगी या ट्रफ से ट्रफ मिलेगी, तो वहां तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहां पे बनेगा ब्राइट बैंड। क्या बनेगा बेटा? ब्राइट। तो यहां पे हमारा आएगा ब्राइट बैंड। क्या आएगा बेटा? ब्राइट बैंड। समझ के? तो हमेशा सेंटर पे क्या होता है? ब्राइट, मतलब यहां लाइट दिखेगी तुम्हें। उसके कुछ ऊपर जहां एक क्रस्ट से ट्रफ सुपर इंपोज हो रहा है वहां पे बनेगा तुम्हारा डार्क बैंड। तो ये जो खाली जगह बच गई है डार्क है, फिर ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, इतनी ही जगह में क्या होगा? डार्क बैंड बनेगा, ठीक है। ये डार्क है, डार्क है, ये डार्क है बेटा, देखो यहाँ डार्क जो खाली जगह, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ब्राइट, ये ब्राइट बन गया, ये ब्राइट बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ब्राइट हो गया, ठीक है, बीच वाले डार्क है, ये डार्क, डार्क, ब्राइट। समझ के? तो बैंड कैसे बनेंगे, हमें लाइट कैसे नजर आएगी? ऐसे, जहां लाइट नजर आ रही है, गड़बड़ होगी थोड़ा सा, हाँ दोबारा से देखो, ब्राइट, यहां से ब्राइट स्टार्ट है ना, तो देखो ये रहा, तो हमें इस तरीके के बैंड दिखाई देंगे। तो ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये डार्क हो गया,
ब्राइट हो गया, फिर ये डार्क हो गया, मतलब यहाँ कोई लाइट नहीं है, ब्राइट हो गया। ऐसे ही ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। समझ गए? क्लियर है बेटा? तो इस तरीके की लाइट हमें मिलेगी, इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट। हाँ ये रहा देखो एक्चुअल डायग्राम, ये सोर्स है, ए और बी है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा सी और डी, मतलब जहां हम ब्राइट और डार्क बनते हैं, ठीक है। ये ब्राइट है, ये डार्क है। डार्क कहाँ बनेगा? जहां क्रस्ट के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज होगी, ट्रफ से ट्रफ या क्रस्ट से क्रस्ट होगी, वो क्या होगा हमारे पास, उसको उस जगह हमारा ब्राइट बैंड बनेगा, ठीक है। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अभी बताया था ना, y इक्वल टू y1 प्लस y2, जब किसी चीज को हम वेक्टर तरीके से ऐड करें, वेक्टर मेथड से ऐड करें, ठीक है बेटा? ओके, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो मान लो जो पहली वेव है वो y इक्वल टू क्या आएगा, वो हमारा a sin ओमेगा टी है, ठीक है, क्योंकि साइन वेव है। दूसरी वेव क्या है मान लो हमारे पास, उसको बोल देता हूं b sin ओमेगा टी, और उसके इसके पीछे मान लो फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। कितना है? फाई। तो नई रिजल्टेंट वेव क्या होगी? y1 प्लस y2, ठीक है। मान लो उनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम नहीं है, पहली वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा, दूसरी वाली मान लो एक बड़ा है थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, और फेज डिफरेंस भी है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है ना। मान के चलते बाद में अगर फेज डिफरेंस जीरो हुआ तो हम जीरो पुट कर देंगे, यहां से स्टार्ट हो रही है फाई एंगल से, ठीक है। ओके, तो ये वाली वेव और ये y1 है, ये y2 है हमारे पास, ये y2 है और ये y1 को रिप्रेजेंट कर रही है। रखो इन वैल्यू को, तो a sin ओमेगा टी, ध्यान रखना थोड़ा सा डेरिवेशन है, b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। लगा दो यहां फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? इसमें लगा दो a sin ओमेगा टी y, तो b sin, यहां पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, b sin a, sin a मतलब sin ओमेगा टी cos, sin a cos फाइव प्लस cos a sin फाइव। क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। a sin ओमेगा टी प्लस b अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b sin ओमेगा टी cos फाइव प्लस क्या आएगा, b cos ओमेगा टी sin फाइव, ठीक है। ओके, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? sin ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी cos फाइव sin ओमेगा टी कॉमन आ गया, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा b sin फाइव cos ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये y आ गया। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब इसको और सॉल्व करने के लिए लेट a प्लस बी cos नहीं cos फाइव, cos फाइव को बोल देते हैं हम साइन ओमेगा टी, कॉमन आ गया इसमें। हाँ, a प्लस बी को बोल देते हैं r cos थीटा। क्या बोल देते हैं बेटा? r cos थीटा। और b साइन को बोल देते हैं, b साइन फाइव को r साइन थीटा। क्या बोल देते हैं? r साइन थीटा। बाद में निकाल लेंगे r की वैल्यू क्या है बेटा, समझ रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सॉल्व करने के लिए बस ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। r मतलब एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a और b का। a और b के जब जुड़ेंगे, a और b है क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, ये a का एम्पलीट्यूड है और ये b का एम्पलीट्यूड है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो कोई मान लो रिजल्टेंट इन दोनों ने क्या दिया, r दिया, मान लो मिक्स करा और नई वेव बनी, उसका रिजल्टेंट r हो गया, ठीक है। तो ये है r। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, ठीक है। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab cos फाइव। ओके, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड करो, b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, राइट साइड को राइट से उसका स्क्वायर करके r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, r स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाइव
प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, उधर से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, यानी आर इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई के इक्वल। क्लियर है बेटा, समझ के, ये हमारा रिजल्टेंट है। ओके, समझ में आया। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू ये आई है हमारे पास। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। y नेट y कितना आया हमारे पास, y इक्वल टू इसकी जगह क्या पुट करोगे, इसको उसको पुट करने को बोल रहा है आर कॉस थीटा, क्या पुट कर रहा है आर कॉस थीटा, और क्या है साइन ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह क्या पुट करने को बोल रहा है बी साइन फी है आर साइन थीटा, और क्या कॉस ओमेगा टी। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आर, और ये क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वही साइन ए प्लस बी का, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है बेटा, साइन ए, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, यही आएगा। तो वाई रिजल्टेंट ये आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेव, और आर क्या है, आर ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब आर मैक्सिमम कब आ सकता है, वो फाई पे, आर किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर आर को देखें हम, वो फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, व्हेन कॉस फाई, कॉस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, और कहां होती है जब फाई की वैल्यू कितनी हो, जब थीटे एंगल की वैल्यू कितनी हो 0, और कितनी हो सकती है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी इवन नंबर ऑफ पाई पे, यानी 2n पाई पे, है ना बेटा। cos 0 पे हो सकता है, cos 2 पाई पे हो सकता है 1। ओके, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2n पाई। क्लियर है, कितनी हो जाएगी बेटा 2n पाई। क्लियर है, सो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा उस टाइम, रखो वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, इसकी वैल्यू तो 1 मैक्सिमम ले ली, यानी ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी। और ये बात सही भी है, दो वेव्स का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब उनको सीधा ऐड करोगे। ऐसे ही आर मिनिमम, है ना, आर मिनिमम कब आएगा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो मिनिमम कहां होती है -1, कहां कहां पे -1 होती है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो पाई 3 पाई 5 पाई, यानी ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम 2n - 1 पाई। क्लियर है बेटा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो 2n - 1 पाई, तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, आर मिनिमम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos फाई -1, इसकी वैल्यू कितनी -1, तो यानी क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और a माइनस बी आ जाएगा। समझ गए, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां से हम पाथ डिफरेंस और निकाल लेंगे, ध्यान रखना पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होगा, अच्छा पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो एक्चुअली पाथ डिफरेंस होता क्या है मैं बता देता हूं। देखो यहां से S1 यहां से S2 दो सोर्स है, एक लाइट इधर जा रही है और एक लाइट इधर जा रही है ना। देखो सेंटर में तो दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जब ये लाइट, हम कौन सी लाइट मान रहे हैं, जब एक सोर्स यहां से जा रहा है और एक यहां से जा रहा है, क्या इन्होंने बराबर पाथ ट्रेवल करा, क्या इन्होंने बराबर रास्ता ट्रेवल करा, नहीं, डिफरेंस आया है पाथ में, है ना। और मुझे नहीं पता मैं कौन से बैंड की बात कर रहा हूं, हो सकता है ब्राइट हो या डार्क हो, कोई भी हो सकता है ना। भाई यहां पे देखो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे यहां बैंड बन रहे हैं S1 और S2 से, ठीक है, और ये हमारे पास ये हो गया, देखो ये हमारे पास बैंड बन रहे हैं ऐसे, मान लो मैं कोई सा भी बैंड हो सकता है, वो डार्क या ब्राइट, है ना, कोई सा भी हो सकता है वो। ये पाथ डिफरेंस क्या हुआ, इनके बीच का
अंतर। तो पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, पार्ट डिफरेंस होता है x, और वो उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस मतलब एंगल। ठीक है, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना है किसके लिए, ये है, ध्यान रखना यहां पे, ये इसको बोलते हैं हम ब्राइट बैंड। यहां पे ब्राइट बैंड बनेगा जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, या इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ बन रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और यहां पे इसको बोलते हैं हम फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, दो लाइट एक के ऊपर एक आई, खत्म कहानी। और कौन सा बैंड बन गया, डार्क। डार्क मतलब कुछ लाइट ही नहीं है वहां, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ के, या डार्क बैंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, डार्क बैंड। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालते हैं, किसके लिए, ब्राइट के लिए, या कह सकते हो ब्राइट के लिए कितना आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2। फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा, 2n पाई। तो 2 पाई से जो यानी 2 से यानी n लैम्बडा आ जाएगा। तो xn मतलब n इसलिए क्योंकि पता नहीं कौन से वाले बैंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं ब्राइट की बैंड की बात कर रहा हूं, ये वाला बैंड अगर ब्राइट बैंड होता है ना, तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, इतना। ओके, डार्क बैंड, फॉर डार्क बैंड अगर मान लो ये वाली लाइन कहां मिलती, डार्क पे मिलती, ठीक है, ये वाली मान लो दोनों लाइट या डार्क पे मिलती, तब इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आता, डार्क बैंड के लिए देखो एक्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्बडा अपॉन 2 पाई, एंगल कितना है बेटा 2n माइनस 1 पाई, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ये आ जाएगा एक्स एन। आया समझ में, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अब तो हमारे पास, अच्छा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला याद रखना सीधा, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो ये फॉर्मूले हैं, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्योंकि इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होगी, I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, cos फाई बाहर है बेटा, ठीक है। याद रखना जो इंटेंसिटी है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम देखें हम, तो क्या हो जाएगा, के प्रोपोर्शनल डालो तो आई क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि अभी तो बोला मैंने इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के, तो क्या आ जाएगा के आर, आर मैक्सिमम कितना होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। और इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर मान लो इस सोर्स से निकल रही है जो लाइट की इंटेंसिटी, उसको मैं I1 बोल देता हूँ, और इससे जो इंटेंसिटी निकल रही है उसको I2 बोल देता हूँ, तो I1 बाय I2 वही एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, इससे जो लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, तो के से तो के कट जाएगा, वही ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और याद रखना ये होता है W1 बाय W2, और ये क्या होती है W1 W विड्थ है इनकी, इसकी और इस स्लिट की विड्थ, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट्स किसके इक्वल होती है, विड्थ ऑफ स्लिट्स के बराबर होती है। क्लियर बेटा, ओके। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, बहुत आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है, डोंट बी पैनिक, मैं हूं, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा टू द यंग्स डबल स्लिट, अच्छा इंटेंसिटी यानी आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो दे रखा है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। और ये रेशियो कितना दे रखा है, 9:25, यानी यहां से हम ये निकाल सकते हैं क्या, 25 है ना, हाँ 25, यहां से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर इधर ले और रूट, यानी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 9/25, ये कितनी आएगी बेटा 3/5, यानी ए प्लस बी अगर हम इक्वेट करें तो 3a माइनस बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है बेटा। ओके, बाकी सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, ये ऐड करो, दो इक्वेशन बन गई, यानी 2a इक्वल टू 8 आ जाएगा, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, अच्छा a की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू 4 आ गई,
तो b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी कितना है हमारे पास 3। अच्छा a की वैल्यू कितनी 4 प्लस b इक्वल टू 3। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है 4। हाँ 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 ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 3, a की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 4, -1 नहीं, -1 तो नहीं आएगी, देखते हैं जरा। a प्लस बी इतना 9/5, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, 2a इक्वल टू 8 इक्वल टू 4। ठीक है, और a प्लस बी कितना है हमारे पास, नहीं गलत कर दिया ना हमने यार, a प्लस बी मिनिमा टू द मैक्सिमा रेशियो है ये। यस, तो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू द मैक्सिमा। तो पहले ऊपर मिनिमा है, इस बार देखना मिनिमा, कोई बात नहीं, हम माइनस वाला ऊपर कर लेंगे। आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना रेशियो दे रखा है बेटा जी, ये 9:25। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, a माइनस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9/25। ये कितना आएगा 3/5। यानी हम कह सकते हैं रफली, ठीक है, कि ये 3x यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, तो b से b कट गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहां से a की वैल्यू 4 है, माइनस बी इक्वल टू 3, माइनस बी इक्वल टू -1, b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ का रेशियो क्या होता है। अब विड्थ का रेशियो याद है आपको, I1/I2 इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये क्या होता है W1 अपॉन W2। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर लो, तो a का स्क्वायर कितना है, तो W1/W2, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 16 और b का स्क्वायर 1, तो 16:1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इस लैम्बडा इज के यूनिट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज इतना λ/4, और क्वेश्चन के चांस है इसके आने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है हमें पता, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ठीक है, ये cos 5 बाहर है रूट से, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है मान लो दोनों लाइट सोर्स से लाइट इंटेंसिटी I, ये तुम्हें मानना पड़ेगा बेटा, दोनों से I निकल रही है, तो 2I1 और दोनों की I हो गई, और cos कितना 5, अब 5 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या कह रहा है, देखो 5 क्या होता है, फेज डिफरेंस है ना, हमें पता है x पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा, λ/2π इंटू 5 फेज डिफरेंस है ना, ये पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। तो x दे रखा उसने लैम्बडा, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो लैम्बडा, तो λ/2π कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहां से लैम्बडा से लैम्बडा, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2π, और 2π रखोगे जब 5 की वैल्यू जब 2π रखोगे तो कितना आएगा i प्लस 2, ये रूट स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2i स्क्वायर, और ये i देगा 2i, और ये वैल्यू cos 2π कितना होगा, 5 की वैल्यू रखो बेटा 2π, तो कितना आएगा 1, तो 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4i आ जाएगा, यानी 4i, वो कह रहा है तब इंटेंसिटी कितनी है हमारी, k यूनिट होती है, क्या होती है k, तो यानी 4i k के इक्वल है। अगर पार्ट डिफरेंस λ/4 है, λ/3 है, λ/2 है, तब क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, बाकी आप करना। देखो अगर पार्ट डिफरेंस λ/4 है, पहले तो 5 की वैल्यू निकालो, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, λ/2π इंटू फेज 5, हमें 5 चाहिए, ये x है, x इक्वल टू λ/2π, x की वैल्यू कितनी दी रखिए, पार्ट डिफरेंस λ/4, तो λ/2π इंटू 5 है ना बेटा, तो कितना आएगा ये बताओ, लैम्बडा से लैम्बडा यानी 2π/4 इंटू 5 यानी कितना आएगा π/2, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा π/2 हो गई। ठीक है, रखो इसमें जरा फॉर्मूले में, तो IR इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू cos 5 की वैल्यू कितनी आई π/2, समझ के, और cos π/2 कितना होता है 0, ही खत्म पूरा,
तो आई आर कितना आ जाएगा 2i, कितना आएगा बेटा 2i, कितना आएगा 2i। अच्छा यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू कितनी आई बेटा, आई की वैल्यू k/4 आएगी, आई की वैल्यू k/4 रखो वहां पे, तो आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i k/4, यानी कट जाएगा k/2, तो अब की बार आंसर आएगा हमारा k/2, कितना आएगा k/2। तो आई की वैल्यू k/4 रखते जाओ, ऐसे ही इसके लिए सॉल्व किया, अब λ/3 के लिए सॉल्व करो, ऐसे λ/2 के लिए सॉल्व करो, समझ गए, k की टर्म में आंसर देना एक्चुअली में हमें, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो k की टर्म में आंसर देना है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो पहले अब इससे पहले देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा फ्रिंज विड्थ क्या है। देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, जो ये बैंड विड्थ बोलते हैं इसको, ये जो होती है हमारे पास, ठीक है, ये जो डार्क बैंड है ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क बैंड है ये ब्राइट बैंड है ना, ये जो बैंड की विड्थ होती है इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, क्लियर है बेटा, ओके। और ये सेंट्रल ब्राइट है, मान लो ये सेंट्रल ब्राइट है, मान लो सेंट्रल है, ठीक है, अच्छा ओके। तो ये जो विड्थ होती है, ये याद रखना बेटा, बीटा फॉर डार्क और ब्राइट, और ब्राइट दोनों की जो होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका डेरिवेशन नहीं है इस बार, पहले था सिलेबस में पर अब डिलीट कर दिया, अब सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा d/d। ये लैम्बडा d/d क्या है, देखो सबसे पहले जो सोर्सेस है हमारे, ये स्लिट्स S1 है और ये S2 है, इन दोनों की जो स्लिट्स के बीच की दूरी है, जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, ये होता है स्मॉल d। स्क्रीन जितना दूर है वो होता है हमारा कैपिटल D। क्या होता है, कैपिटल D। और जो वेवलेंथ की लाइट ले रहे हो लैम्बडा हो गया हमारे पास। तो याद रखना जितने भी डार्क और ब्राइट बैंड है वो इक्वल विड्थ के होते हैं, इंटरफेरेंस में जितने भी ब्राइट और डार्क बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल विड्थ के होते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा d/d, समझ गए, ओके। अच्छा यहां पे और एक चीज और ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम, इस चीज को ध्यान रखना, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट वो होती है xn का फॉर्मूला होगा n लैम्बडा d/d, ठीक है। मतलब यहां से आपको मान लो 5वें ब्राइट बैंड की दूरी निकालनी है, 5वें ब्राइट बैंड की, तो सिर्फ n की वैल्यू 5 वहां रख देना, ये x है बेटा, क्या ये x, समझ के, क्लियर है, ये पार्ट डिफरेंस नहीं है, ये है क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ एनी बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। सिमिलरली पोजीशन ऑफ डार्क बैंड, ठीक है, ये डेरिवेशन था इसका लंबा तगड़ा, वो खत्म कर दिया। डार्क बैंड की वो हो जाएगी xn इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा d/2d, ठीक है। अगर किसी मान लो 15वें डार्क बैंड की बात कर रहा है वो सेंट्रल ब्राइट से, तो n की वैल्यू सिर्फ 15 रखनी है आपको, क्लियर है बेटा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड प्लेस एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स। देखो फ्रिंजेस कहां बन रहे हैं बेटा, ये दो सोर्सेस है S1 और S2। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो d है, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज इतना, ठीक है, ओके, तो कुछ फ्रिंज बनते हैं। अब कह रहा है इफ स्क्रीन इज डिस्प्लेस, दूसरे केस में क्या कर रहा है, ये S1 और S2 को सेम रख रहा है, इस स्क्रीन को थोड़ा सा दूर भगा दे रहा है, कितना शिफ्ट करा रहे हैं, मान लो उस डिस्टेंस को मैं d' बोल देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस मतलब d' और d का डिफरेंस कितना है, 5 × 10⁻⁻² है, ओके। तो फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आता है, तो बीटा, तो पहले बीटा माइनस बीटा डैश में कितना चेंज आता है, मतलब बीटा डैश क्या है, उसके फ्रिंज अलग बनेंगे और इसके फ्रिंज अलग बनेंगे। बताओ जरा क्या चेंज होगा, देखो बीटा इक्वल टू लैम्बडा d/d। एक बात बताओ मुझे, बीटा लैम्बडा बढ़ाओगे बीटा बढ़ेगा, है ना, फ्रिंज विड्थ बड़े बड़े फ्रिंज बनेंगे, डी बढ़ाओगे तो बड़े बड़े फ्रिंज बनेंगे। स्मॉल डी क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, वो बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, किस किस पे डिपेंड करता है, कई बार एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है। तो अब देखो जब तुम उसको दूर ले जा रहे हो, डी बढ़ा रहे हो, तो ऑफकोर्स उसका जो फ्रिंज विड्थ है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो उनके बीच में कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज इतना, तो फ्रिंज विड्थ चेंज, फ्रिंज विड्थ कितने चेंज हो जाते हैं, हो जाते हैं 3 × 10⁻⁻⁵। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, स्मॉल डी दे रखा है,
इसको तो नहीं चेंज कर रहा, वो दोनों केस में इतना ही है। कितना है? 10⁻³ तो अब बताओ वेवलेंथ क्या होगी। देखो बीटा निकाल लो, बीटा क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी, और बीटा डैश क्या होगा? लैम्डा डी डैश बाई डी। बस इसको तो चेंज कर रहा है, डिफरेंस कर लो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? बीटा डैश माइनस बी इजकल टू, इसमें से ये माइनस कर दो, लैम्डा डी तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? डी माइनस डी डैश। ठीक है, अब बीटा डी, बीटा डैश माइनस बीटा, ये कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁵ लैम्डा वेवलेंथ दे रखे, निकालनी है। डी स्मॉल डी कितना दे रखा है? 10⁻³ और ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 × 10⁻²। सॉल्व कर लेना बेटा। क्लियर? तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ तो देखा गया कि हमने 2 स्लिट का यूज किया गया। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट अगर हम सिंगल स्लिट से करते, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट किससे? सिंगल स्लिट से करते तो क्या फर्क पड़ता? तो सिंगल स्लिट से एक्सपेरिमेंट किया तो इसके लिए क्या करा बेटा? एक सोर्स ले लिया। ठीक है, तो सिंगल स्लिट से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक सिंगल सोर्स ले लिया, तो उससे जो लाइट है ना वही ऐसे निकलेगी। तो ये जो सिंगल स्लिट से जब लाइट यहां से निकलेगी तो ये जो इसको अपर्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। जब लाइट यहां पे जाएगी तो लाइट देखो मैक्सिमम लाइट कहां जाएगी? मैक्सिमम लाइट तो सीधी निकल जाएगी यहां पे, तो यहां पे बनेगा हमारा सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, वहां भी पैटर्न बनेंगे, फ्रिंजेस बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? थोड़ा अलग बनेंगे इंटरफेरेंस से। अब जो देखो यहां पे लाइट गई, अब यहां पे जब लाइट पहुंचेगी तो लाइट क्या होगा? यहां से भी और यहां से भी टकराएगी बेटा, है ना? तो यहां से भी टकराएगी तो अपर्चर से टकराएगी, तो यहां पे देखो जब यहां से टकराएगी तो एक लाइट यहां जाएगी, और ऐसे ही इस कॉर्नर से टकरा के फिर यहां पे लाइट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। डबल स्लिट में क्या हो रहा था? एक लाइट यहां से आ रही थी और एक लाइट यहां से, ये दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब सुपर इंपोज हो रहे थे। पर इसमें क्या है? डिफ्रेक्शन में क्या है? जो लाइट सुपर इंपोज हो रही है, जो लाइट सुपर इंपोज हो रही है वो एक ही सोर्स से निकल रही है। समझ गए? क्लियर है बेटा? तो इसलिए परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वो कैंसिल आउट तो तब करेंगे जब 2 अलग अलग सोर्स है, एक क्रस्ट ट्रफ के ऊपर सुपर इंपोज हुआ। यहां पे तो एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि क्या होगा कि लाइट कैंसिल कर देगी दूसरे को। तो इसलिए यहां पे कैसे पैटर्न बनेंगे? देखो यहां पे ऐसे यहां से टकराई एक लाइट और इससे टकराई, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं, तो बैंड जो होंगे ऐसे बनेंगे, वो कभी जीरो को टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमा क्योंकि परफेक्टली लाइट कैंसिल आउट नहीं होती। क्यों कैंसिल आउट कब होगी? जब a माइनस बी, ए और बी जब हमारे इक्वल होंगे, तभी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा ही नहीं, है ना बेटा? तो इसलिए इनको ब्राइट और डार्क नहीं बोलते, इनको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा, और इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल ब्राइट। और ये होते हैं हमारे मिनिमा। क्या बोलते हैं इनको? मिनिमा। और ये क्या होता है? हमारा मैक्सिमा। क्या होता है बेटा? मैक्सिमा। ठीक है, थोड़ा इसको और समझाते हैं। पहले डिफ्रेक्शन देखते हैं। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वही कि फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द सिंगल स्लिट और अपर्चर। ठीक है, ओके। तो नए फ्रिंजेस बनते हैं, उसी को हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिफ्रेक्शन 2 टाइप का होता है, फ्रॉनहोफर और फ्रेशनल। तो फ्रेशनल और फ्रॉनहोफर में लाइट सोर्स है, जो इसमें जो स्क्रीन है, स्क्रीन और सोर्स की जो डिस्टेंस है, सोर्स डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी। कैसी होगी बेटा? इन्फिनिटी। और इसमें फाइनाइट डिस्टेंस होगी, किसके बीच में? सोर्स और स्क्रीन के। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, इसको पढ़ते हैं हम। अच्छा, एक कंडीशन है डिफ्रेक्शन की, याद रखना बेटा। ये कंडीशन है कि जो साइज ऑफ अपर्चर है, ये जो साइज है इसको मैं मान लेता हूं a, वो किसके कंपेरेबल होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। मतलब जो लाइट है, जो सोर्स से लाइट निकल रही है, मान लो जो सोर्स से लाइट है वो ये आई, इसकी वेवलेंथ इतनी है, इतनी यहां से तक, उसका साइज किसके इक्वल होना चाहिए? स्लिट के साइज के। जितना ये है ना, इसका साइज अगर सेम हुआ तभी डिफ्रेक्शन पॉसिबल है। क्लियर है बेटा? तभी डिफ्रेक्शन पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं, डिफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट से। तो मानो कि एक सोर्स है हमारे पास S, यहां से जो लाइट निकल रही है हमारे पास वो ऐसे निकल रही है, मतलब वो क्या हो रही है? वो स्प्रेड हो रही है। क्या हो रही है बेटा? स्प्रेड हो रही है। अब यहां पे क्या करा? इसको कन्वर्ज करने के लिए क्या करो? कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। ठीक है, ये क्या हो रही है? अभी तो डाइवर्ज हो रही है, तो लाइट क्या होगी? ये कम से कम इसको पैरेलल कर देगी। ये लो।
अब क्या हो गया, ये कौन सा रिफ्लेक्शन बन गया, अब हमें लगेगा ना कि जो लाइट है वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है ना। तो सही तरीका है लाइट को इनफाइनाइट सोर्स क्रिएट करने के लिए कि उसको पैरेलल बना लो किसी तरीके से। अब ये लाइट कहां से पास हो रही है बेटा, उस अपर्चर से, है ना। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट, इसको जूम कर लिया हमने इस एक्सपेरिमेंट को यहां से, ठीक है, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कि जो लाइट जा रही है वो एक्चुअली में कैसे जा रही है और वो क्या करेगी आगे। तो लाइट यहां से गई, तो पैरेलल लाइट के बीच में कैसा वेव फ्रंट होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, समझ के, प्लेन वेव फ्रंट होगा। अब देखो यहां से ये साइज, ये क्या होता है, ये साइज ऑफ अपर्चर ए बी, ये स्लिट का साइज हो गया। अब यहां से इनको कन्वर्ज करने के लिए क्या कर दो, मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूं। अब ये कन्वर्ज हो गए यहां पे, समझ के, यहां कन्वर्ज हो गए। तो जहां लाइट सबसे ज्यादा फॉल करेगी वहां कौन सा बैंड होगा हमारा, ब्राइट बैंड। कौन सा होगा बेटा, ब्राइट। इसको ब्राइट नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे अब लाइट क्या होगा, देखो यहां से कॉर्नर अपर्चर से कॉर्नर से टकराएगी, एक सेकेंडरी, ये लाइट क्या करेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे इसका भी, ऐसे यहां से अपर्चर से टकराएगी लाइट, ऐसे भागेगी, बंदी बनी, यहां पे अगला बैंड बन जाएगा। यहां नहीं बना, यहां लाइट नहीं आई, तो यहां मिनिमा बनेगा, ये मैक्सिमा हो गया जहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ी। यहां नहीं पड़ी लाइट, या मिनिमा, फिर कहां पड़ी, यहां पड़ी, ये मैक्सिमा। छोटे बनते जाएंगे, सब ज्यादा लाइट जहां पड़ेगी वहां, ऐसे ही नीचे भी हो, यही चीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड बनेंगे बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है बेटा, समझ के, ओके। अब देखो क्या इस रे ने क्या इस लाइट ने और इस लाइट ने क्या बराबर पार्ट ट्रेवल करा, नहीं, देयर इज अ पार्ट डिफरेंस। इतना मान के चलो, देखो अब तो लग रहा है, इसको कवर कर लो, हाँ ये वाली रे और ये वाली में बराबर पार्ट ट्रेवल करा, तो ये वाला मतलब ये पार्ट डिफरेंस हुआ, इसको मैं एन बोल देता हूं, ठीक है। कितना एंगल, ये थीटा है, तो बेटा ये भी थीटा ही होगा हमारे पास, है ना, ये थीटा है, तो इसके सामने वाला तो साइन थीटा निकाल लो, पार्ट डिफरेंस निकालो ना। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास ये निकालो बी एन, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब बी एन, और बेस कितना है हमारे पास, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस हो गया ए बी, तो बी एन कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा, और बी एन कितना है हमारे पास, ए बी कितना है हमारे पास, ए साइन थीटा, समझ के। तो बी एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा याद रखना, मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा किसको बोलते हैं, देखो ये सेंट्रल ब्राइट है, इस सब को जहां जहां लाइट मिनिमम है, कम है, उनको हम क्या बोलते हैं, हम देखो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पे देखो ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है, ऐसे, हाँ यहां पे देखो, ठीक है, ओके। ये सेंट्रल ब्राइट है, ये इतना वाइड होता है कि इसके अंदर दो मैक्सिमा आ सकते हैं, ऐसे, क्लियर है बेटा, ओके। ये जीरो पे, ठीक है, हाँ। इन सब को बोलते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये इसको बोलेंगे हम, सबको सेकेंडरी मैक्सिमा ही बोलते हैं, ये सेकेंड, बट ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे इस साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंड मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी, क्या लिखोगे, सेकेंडरी, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये क्या है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, सारे सेकेंडरी मिनिमा, लेकिन बट उनको फर्स्ट सेकेंड के नाम से दिया गया है। ये सेंट्रल ब्राइट है हमारे पास, क्लियर बेटा, याद रखना। आप देखो, अब इस पैटर्न को देखो, ए साइन थीटा मिनिमा के लिए याद रखना, जो पार्ट डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास
एन लैम्बडा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? एन लैम्बडा। तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एन लैम्बडा। ठीक है बेटा। और थीटा एन की वैल्यू, अगर एंगल स्मॉल है, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? थीटा, थीटा एन। थीटा मतलब एंगुलर जो सेपरेशन है, एंगुलर जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ है वो कितनी होगी? थीटा एन इक्वल टू एन लैम्बडा बाय ए। ये आ जाएगा। ये एंगुलर विड्थ क्या होती है मैं अभी बताता हूं, ठीक है। तो थीटा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन लैम्बडा बाय ए। ठीक है। और ऐसे ही फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? पार्ट डिफरेंस होता है 2n-1 या 2n+1 लैम्बडा बाय 2 या प्लस लैम्बडा बाय 2 ए आ जाएगा। हाँ, लैम्बडा बाय 2। ठीक है, ओके। हाँ, तो ए पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस हमने निकाल चुके हैं, कितना है? ए साइन थीटा एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2n+1 बाय लैम्बडा बाय 2। तो थीटा एन वही, अगर एंगल स्मॉल है तो ये आ जाएगा 2n+1 लैम्बडा बाय 2a। ये किसके लिए है? 2n+1 लैम्बडा बाय 2a किसके लिए बेटा? ये हमारे पास है किसके लिए? सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। समझ गए? उल्टा तो लिख दिया सर आपने। सर ये तो ब्राइट की कंडीशन थी, वो डार्क की है ना। डार्क को आप मैक्सिमम में क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो सेंट्रल ब्राइट है वो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर दो ब्राइट बैंड बन जाते हैं। तो एक तो इसी में मर्ज हो गया, तो यानी क्या हुआ? एक तो इसी में मर्ज हो गया। देखो, इसके बाद बनना चाहिए था हमारा सीधा क्या? नीचे आने के बाद ब्राइट बनना चाहिए, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज हो गई। क्यों? एक ब्राइट तो इसी के अंदर छुप गया हमारा, है ना। तो हमारे जो मैक्सिमा बन रहे हैं कहां पे बन रहे हैं बेटा? एन लैम्बडा टर्म्स पे बन रहे हैं। मिनिमा कहां बन रहे हैं? एन लैम्बडा ए पे। मतलब मिनिमा कहां होगा? लैम्बडा पे। और कहां पे? 2 लैम्बडा पे। ये माइनस है। मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां बन रहे हैं? 2n+1 कहां बन रहे हैं? ना 2n+1 मतलब अगर 1n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2। तो मैक्सिमा कहां बन रहे हैं हमारे? पहला मैक्सिमम बनेगा अगर ये लैम्बडा बन रहा है तो यस, अगला 2 लैम्बडा पे बन रहा है तो यस, 1 और 2 के बीच में आता है 3 लैम्बडा बाई 2, है ना। फिर ये कितने पाएगा? 5 लैम्बडा बाई 2 पे। ऐसे इधर साइड माइनस में होगा, ये हो जाएगा -2 लैम्बडा, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा बाई 2 और ये हो जाएगा 5 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, 5 लैम्बडा बाई 2। ठीक, समझ के? तो इस तरीके से बैंड बनेंगे। अच्छा, थीटा क्या है? अब इसको समझते हैं। जब इस बैंड को, जब आप ब्राइट बैंड को, इस इंटरफेरेंस को ऊपर से देखो, ये तो आपको साइड वेज नजर आ रहा है। जब ऊपर से देखोगे तो आपको पता कैसा पैटर्न नजर आएगा? सबसे ज्यादा लाइट कहां है? सेंटर में। तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फेड फेड होते चले जाएंगे आप। ये समझ के? इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ऊपर से देखने पे ऐसा नजर आएगा। तो एंगल कौन से? मान लो फर्स्ट ये हमारे पास, ये सेकेंडरी मिनिमा है हमारे पास, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसी को बोलते हैं हम क्या? इसको क्या बोलते हैं हम? एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द एंगुलर स्प्रेड बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? थीटा एन इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 लैम्बडा बाय ए। लैम्बडा दे रखा है, हाँ ए भी दे रखा है, यस। लैम्बडा रख लो 3/2। लैम्बडा कितना है बेटा? 5890 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻⁻⁻⁻² और 0.25। सॉल्व कर लो इसको।